नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी और ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी क्लास। कल की हमने जो क्लास की थी वो मतलब जो थी आप देख लेना, दूसरे नंबर की क्लास है। आज की जो क्लास है हमारी भारत की भूगर्भिक संरचना। आज हम जो हैं भारत की भूगर्भिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भूगर्भिक संरचना को पढ़ने से हमें मतलब किस टाइप की नॉलेज होगी हमें ये पता लग जाना चाहिए। भूगर्भिक संरचना का मतलब ये है कि जो भारत का भूभाग है मोस्टली किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। मतलब यहाँ पे चट्टानों का जो क्रम है वह किस तरीके से है। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो यहाँ पर आपको मैदान देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे आप जम्मू कश्मीर की ओर जाओगे तो वहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, और जैसे आप दक्षिण की ओर जाओगे तो आपको पठार देखने को मिलेंगे। इस तरीके से विस्तार है। हमें इसी का एक वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे चट्टानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। चट्टानों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से हमें लाभ क्या होता है। इससे हमें चट्टानों में उपस्थित खनिज तत्व, लोहा, मैग्नीशियम और चांदी, बहुत सारी जो धातुएं हैं उनका मतलब उनके बारे में, उनके विषय में हमें जानकारी मिल जाती हैं। और इससे बहुत सारी जो मतलब इसका लाभ उठाकर हम अपनी जो आर्थिक ज़रूरतें होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है टोटली बेस्ड है चट्टानों पर। आज की क्लास चट्टानों को 90% तक ख़त्म कर देगी। इसमें एक दो पार्ट मुश्किल से बचेगा, कल की क्लास में वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना में मैंने परिचय के बारे में आपको बता ही दिया कि परिचय में हम ये पढ़ेंगे चट्टानों का भारत में स्वरूप किस तरीके का है और उनकी प्रकृति किस तरीके की है, हमें ये जानना है। देखिए, और इस जानकारी से हमें खनिज तत्वों के विषय में जानकारी मिलती है, ये बात मैं बता ही चुका हूँ। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये इस वाले पार्ट को हम जो बोलते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुराना है क्योंकि ये माना जाता है, ज्योग्राफर के अनुसार, उनकी रिसर्च के अनुसार ये दावा भी करते हैं कि यह भाग पहले दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित था। फिर आगे चलने के बाद ये मतलब जब भारतीय प्लेट, जैसे ये इसकी हम बात करें तो ये भारतीय प्लेट है, और जब यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ, तो इस वजह से ये वाला जो भाग है ये सबसे प्राचीनतम भाग है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हिमालय बना, और हिमालय की जो मिट्टी थी, जो अवसाद ऊपर उठे थे, वे मैदानों में आके इस मिट्टी ने यहाँ पे क्या बना लिया, एक बड़े विशाल मैदान का निर्माण किया। तो अगर हम निर्माण के क्रम की बात करें तो पहले नंबर पर प्रायद्वीपीय भारत को रखते हैं, दूसरे नंबर पर हिमालय को, और तीसरे नंबर पर हम ग्रेट प्लेन को रखते हैं या विशाल मैदान को रखते हैं, उत्तर के विशाल मैदान। देखिए, जब हम चट्टानों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो चट्टानों का वर्गीकरण मोस्टली मोटे तौर पर 3 भागों में किया गया है। पहले वाला जो भाग है हम उनको आर्कियन चट्टानों के भाग में रखते हैं, और दूसरे वाला जो भाग है हम उसमें पुराण युग की चट्टानों को रखते हैं, और तीसरा है आर्यन युग की चट्टानें। आज की जो क्लास है आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बैठा देगी या समझा देगी। तो मेरी क्लास में आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, जब हम ना पहले भाग का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, आर्कियन ग्रुप्स ऑफ रॉक्स, मतलब आर्कियन ग्रुप की जो चट्टानें हैं, हम जब इनकी बात करते हैं तो पहली बात तो ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। प्राचीनतम कहने से मतलब ये है कि जब पृथ्वी अपने निर्माण क्रम में थी तो बहुत सारे लावा, या हम कह सकते हैं पृथ्वी एक आग का गोला थी, और आग का गोला होने पर बहुत सारी वर्षा के कारण बहुत मिट्टी, बड़े पैमाने पर मिट्टी या कह सकते हैं जो अग्नि थी वो शांत हुई, और शांत होने से या जो लावा जैसी जो संरचना है, जैसे ही वो शांत हुई तो वो जमनी शुरू हुई, और उससे जिस चट्टान का निर्माण हुआ उस चट्टान को आर्कियन चट्टान कहते हैं। तो पहली बात ये है कि ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है। दूसरी बात, इसका निर्माण पृथ्वी जब मतलब एक गोला थी और ठंडी हुई, इसी को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को शीतलीकरण। शीतलीकरण की प्रक्रिया के दौरान इस चट्टान का निर्माण हुआ है। अर्थात कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि सारी चट्टानें, चाहे वे पुराण युग की चट्टान हो, चाहे वे धारवाड़ चट्टान हो, चाहे वे आर्यन चट्टान हो, सारी की सारी चट्टानें
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारवाड़ या आर्कियन चट्टानों के ही भाग हैं, और ये बात हम प्रूव भी करेंगे क्लास के एंड तक। तो इसका मतलब सारी की सारी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्कियन चट्टानों से मिलकर ही बनी हुई हैं। फिर जब हम इन चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, क्योंकि जब जीवाश्म देखो जीवाश्म, जैसे यहाँ पे एक शब्द आया जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब ये होता है जैसे कोई वनस्पति है, यहाँ पर जैसे हम मैदान में रहते हैं, यहाँ पे पेड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, जब कभी भी ये मतलब किसी भी हलचल के दौरान, प्राकृतिक आपदा के दौरान सारी चीज़ें जब पृथ्वी के अंदर दब जाती हैं और एक बड़े लंबे समय तक, बहुत लंबे समय का कहने का मतलब है करोड़ों वर्षों तक जब ये दबी रहती हैं, तो ये दबने के बाद जैसे जीवाश्म, कोयला जीवाश्म का उदाहरण है, पेट्रोल जीवाश्म का उदाहरण है, तो ये लंबे समय तक जब दब जाती हैं वनस्पतियां मिट्टी के अंदर, तो जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो जीवों के आश्म या जीवों के अंश जो दब जाते हैं, दबने के बाद कोयला और पेट्रोल के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, ईंधन के रूप में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि जो आर्कियन चट्टानें हैं वे लावा के ठंडे होने से निर्मित हैं, तो अतः यहाँ पर जीवों के तो उपस्थिति देखने को नहीं थी। जब जीव उपस्थित नहीं थे तो उनके अवशेष जीवाश्म भी यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जीवाश्म की उपलब्धता नहीं है, जीवाश्म इसमें नहीं मिलता है। फिर हम जब इसकी बात करते हैं विशेषता की, तो पहली बात जीवाश्म इसमें नहीं मिलता है। दूसरा, जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ये वाला है प्रायद्वीपीय भारत, और ये सबसे प्राचीनतम भाग है, और यही आर्कियन चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। जब हम राज्यवार विस्तार की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार, फिर आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश, और फिर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, और फिर मध्य प्रदेश में यहाँ बीचों बीच यहाँ भी आपको कर्नाटक में मतलब मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ओडिशा में भी इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार और पूर्वी राजस्थान, देखो जब हम जो है ना राजस्थान की बात करते हैं तो ये वाला जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे आर्कियन चट्टानों का मतलब विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और देखो हिमालय की जब हम बात करते हैं ना, तो जैसे ये भारत है, तो भारत में ये वाला जो भाग है ये सबसे लास्ट में मतलब ये टक्कर के बाद बना है। तो हिमालय में शुरुआत में जो चट्टानें थी वे प्राचीनतम चट्टानें थी, तो इसलिए कहा भी जाता है कि जो काराकोरम है, अब देखो ये है काराकोरम, फिर है लद्दाख और फिर है जास्कर, ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो श्रेणियां हैं इनकी जो रीढ़ है, इनमें इन चट्टानों का विकास देखने को मिलता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर जब हम बात करते हैं इसमें उपस्थित जो खनिज हैं वे कौन से हैं, तो इसमें तांबा तो पाया ही जाएगा, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, ये सभी खनिज पदार्थ इन चट्टानों में आपको देखने को मिलते हैं। और ये इसके रिच सोर्स हम इनको कह सकते हैं, रिच सोर्स हैं। फिर हम आर्कियन चट्टानों के ही दूसरे भाग में हम जाते हैं, तो उनका नाम है धारवाड़। देखिए क्योंकि लंबे समय तक चट्टानें अपना स्वरूप बनाकर नहीं रख सकती हैं और धीरे धीरे उनमें अपक्षय होगा और अपर्दन भी होगा। अपक्षय और अपर्दन मतलब उनमें टूट जाना, चट्टान का बीच में से टूट जाना या घिस जाना, और वे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई प्राकृतिक कारण हैं, वर्षा के कारण उनका जो मतलब संगठन था वह कमजोर पड़ा और चट्टानें दो भागों में टूटी। टूटने के बाद में उस स्थान पर नहीं रहती, दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट हुई। तो मतलब चट्टानें टूटी, एक स्थान से गई और दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट हुई, जमने शुरू हुई। तो इसका मतलब आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होगा। तो धारवाड़ चट्टानों का जो निर्माण होगा आर्कियन और अपक्षय के अपर्दन से होगा। और ये भी प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी का मतलब ये है कि ये अवसाद हैं आर्कियन चट्टानों के।
आर्कियन चट्टानों के टूटने के बाद जो अवसाद बने उन्हीं से निर्माण होगा धारवाड़ चट्टानों का। अब आप ये मतलब ना बेसिक सी बात है कि आप समझ सकते हैं, जब आर्कियन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव था और क्योंकि धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों से ही हुआ है, तो अतः आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ भी जीवाश्म नहीं उपस्थित होंगे, मतलब यहाँ भी जीवाश्मों का अभाव देखने को मिलता है। और जब हम इसकी बात करते हैं इसका विस्तार, देखिए जहां भी आर्कियन चट्टानों का विस्तार होगा वहीं पर ही इनका विस्तार भी होगा, क्योंकि फाइनली इन दी एंड हम ये तो कह सकते, मतलब ये इस निष्कर्ष पर तो हम पहुंच ही रहे हैं ना कि जो हमारे पास ये वाली जो चट्टानें थी आर्कियन चट्टानों से ही कहीं ना कहीं धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, और धारवाड़ चट्टानें जहां भी थी वहीं पर ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक में पहले से मौजूद थी, और महाराष्ट्र में, जैसे ये तो गुजरात है, और महाराष्ट्र में भी इन चट्टानों का निर्माण देखने को आपको मिलेगा अपक्षय और अपरदन से। फिर गुजरात में भी ये चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। और प्रायद्वीपीय भारत से बाहर, जैसे वहां पे मैंने बताया था, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, तो यहाँ ये चट्टानें यहाँ भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखो इनका निर्माण, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों से ही हुआ है, तो इस वजह से जिन स्थानों पर में मिल रही हैं उसके आसपास के एरिया में इन चट्टानों को आप ढूंढ सकते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और असम के शिलांग क्षेत्र में भी ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। देखिए जब हम आर्थिक महत्व की बात करते हैं, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों से ही हुआ है, उन्हीं के अपक्षय अपरदन से हुआ है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जिन तत्वों की प्रधानता उन चट्टानों में थी उन्हीं तत्वों की प्रधानता यहाँ भी रही होगी। तो लोहे की प्रधानता यहाँ है, सोने की प्रधानता यहाँ है, मैग्नीज और तांबे की प्रधानता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, इनको बोलते हैं आर्कियन चट्टानों का समूह। अब इसमें केवल दो ही थी, आर्कियन चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें। आर्कियन चट्टानें ठंडे लावा के, मतलब जो लावा था ठंडे होने से या उसके शीतलीकरण से निर्मित थी। फिर इनका जो आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपरदन से धारवाड़ चट्टानें बनी। फिर आगे चलकर आगे की जो हमारे पास चट्टानें वे पुराण युग की चट्टानें हैं, और इनका हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं उसको समझते हैं। देखो जब हम पुराण समूह की चट्टानों की बात करते हैं तो पुराण समूह की चट्टानें दो पार्टों में डिवाइड हैं, एक को कहते हैं कुड़प्पा और दूसरे को कहते हैं विंध्यन। तो जो कुड़प्पा चट्टानें हैं, कुड़प्पा धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनी हैं, मतलब वही क्रम दोबारा से दोहराया जा रहा है। जैसे आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से धारवाड़ चट्टानें निर्मित हुई थी, ठीक इसी तरह धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण हुआ है। और विशेषता की जब हम बात करते हैं तो इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टोस, ये वाले जो महत्वपूर्ण पत्थर है। अब अगर आप देखो तो आर्थिक इनका बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जो उपयोग है बहुत ज्यादा है भाई। संगमरमर से भवन निर्माण सामग्री, चूना पत्थर से भवन निर्माण सामग्री, बालू पत्थर से, बालू जैसे ही आप भवन को निर्माण करते हैं तो बालू की उपयोगिता उसमें देखने को मिलते ही है, तो इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। फिर जब हम इनके विस्तार की बात करते हैं तो वहीं उसी एरिया के आसपास ये चट्टानें मिलेगी, क्योंकि देखिए आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपरदन से धारवाड़ चट्टानें बनी हैं और धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपरदन से कुड़प्पा चट्टानें बनी हैं। तो आंध्र प्रदेश, देखो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपको आर्कियन चट्टानें मिली थी तो ये यहाँ पे मिल रही हैं। राजस्थान, तो राजस्थान में यहाँ पे थी तो राजस्थान में मिल रही हैं। तमिलनाडु में पहले से ही आर्कियन चट्टानें थी तो ये मिल रही हैं। कर्नाटक में ये थी तो कर्नाटक में भी ये आपको देखने को मिलेंगी। नोट में हमें ये बात समझनी है कि यही वे चट्टानें हैं जिसमें हीरे और सोने की उपस्थिति मिली है। मतलब हीरा और सोना किन चट्टानों में प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट आंसर है कुड़प्पा समूह की चट्टानों में ये देखने को मिलता है। और कुड़प्पा भी किसका समूह का हिस्सा है, तो पुराण समूह की चट्टानों में देखने को मिलता है। और हीरे के लिए जो खान है, हीरे की खान, उसको गोलकुंडा की खान कहते हैं और ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और सोना आपको आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा जिले में देखने को मिलता है। तो बस ये बात ध्यान रखना है कि कुड़प्पा जो चट्टानें हैं वे धारवाड़ चट्टानों के ही अपक्षय और अपरदन से निर्मित हैं। फिर इसके बाद हम विंध्यन श्रेणी की बात करते हैं। देखिए यह जो चट्टान है ये अब यहाँ पर आकर अलग हो जाएगी। विंध्यन समूह की जो चट्टानें हैं, जैसे
अगर बाय द वे यहाँ से कोई नदी गुजरी और यहाँ पे कोई पहाड़ है, यहाँ से नदी गुजरी, तो ये इसके तल छट में जो कटाव करेगी और इसका जो जमाव होगा, तो तल छट में कटाव और जमाव से जिन चट्टानों का निर्माण होगा वह विंध्यन समूह की चट्टानें होंगी। तो हम जब विंध्यन समूह की चट्टानों की बात करते हैं तो सागरों, नदी घाटियों के तल छटों के जो निक्षेपण हैं उनके जमाव से जिन चट्टानों का निर्माण होगा वो विंध्यन समूह की चट्टानें होंगी। और इन विंध्यन समूह की चट्टानों की विशेषता ये है कि ये परत दर परत चट्टानें हैं, मतलब एक परत घिसी उसके ऊपर बैठ गई, दूसरी परत घिसी उसके ऊपर बैठ गई, और लंबे समय तक जब में एक दूसरे के ऊपर वजन से दबी रही तो एक चट्टान के रूप में निर्मित हुई और उसी को विंध्यन समूह की चट्टानें कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि क्योंकि ये तल छटी में मौजूद हैं और तल छटी में जीवाश्म पेड़ पौधे भी होते हैं, मछली भी होती हैं, जीव जंतु भी होते हैं, इसलिए इनमें पहले समूह ऐसा है जिसमें जीवाश्म देखने को मिलता है, तो जीवाश्मों के प्रमाण इसमें मिलते हैं। अभी तक की जो हमने 3 समूह पढ़े थे उसमें जीवाश्मों के प्रमाण नहीं थे, और पहली जो समूह आया है विंध्यन समूह, इसमें आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं। सोन नदी घाटी में इसका एरिया समेरी श्रेणी में भी देखने को मिलता है, मतलब ये पर्वतों के श्रेणियों के तल छटों में देखने को मिलेंगी ये ज़्यादातर। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी में, मतलब दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कर्नूल श्रेणी में ये मतलब आपको जो है ना विंध्यन श्रेणी की चट्टानें मिल जाएंगी। फिर ये ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, गोदावरी घाटी क्षेत्र में मालवा एवं बुंदेलखंड में इनका विस्तार देखने को मिलता है। और देखो इनका बहुत आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व इसलिए है क्योंकि इनसे भवन निर्माण सामग्री बनाई जाती है, और तो और इसके प्रमाण क्या है कि सांची का स्तूप इन्हीं विंध्यन श्रेणी की चट्टानों से निर्मित है, लाल किला इन्हीं चट्टानों से बना है, और जामा मस्जिद भी इन्हीं चट्टानों से मिली है। मतलब भवन निर्माण सामग्री के लिए ये चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूना पत्थर मिलता है, चीनी मिट्टी मिलती है, लाल बलुआ पत्थर भी यहीं से मिलता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर अब जो तीसरा पॉइंट है, हम दोबारा से वापस वहीं जाएंगे और वहीं से समझेंगे कि हमने जब चट्टानों का वर्गीकरण किया था, आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टानें हमने पढ़ ली, पुराण चट्टानों में 2 आई थी, कुड़प्पा और विंध्यन हमने पढ़ ली। अब हमारा पास केवल और केवल लास्ट बची है आर्यन युग की चट्टानें, और इसमें लगभग 4 चट्टानें देखने को आपको मिलेगी। तो आर्यन समूह में जो पहले नंबर की है वो गोंडवाना चट्टान है, दूसरी को हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप, तीसरी को तृतीय युगीन, और चौथी है चतुर्थ युगीन चट्टान। ये वाली तो मैं कल ही पढ़ा पाऊंगा, ये इन दोनों को आज ही हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है और क्लास में भी जहाँ तक होता है मैं वहीं तक ही करवाता हूँ क्लास में। अब देखो जब हम बात करते हैं गोंडवाना की, तो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में इसका विस्तार है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है गोंडवाना जो समूह की चट्टानें हैं इसलिए रखा गया है, पर ये आर्यन समूह की चट्टानें हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, ये जो टाइम पीरियड है कार्बोनिफेरस युग, और जब ये जुरेसिस युग की बात करते हैं तो कार्बोनिफेरस और जुरेसिस युग के मध्य इनका निर्माण हो रहा है, और इनमें मछली और रेंगने वाले जीवों के अवशेष देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें भी आपको अवशेष देखने को मिलते हैं। यही मतलब विशेषता पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में कि जीवाश्म किस में मिलते हैं, तो 3 ही हमारे पास मिट्टी है जिसमें, या 3 ही हमारे पास चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते, आर्कियन, धारवाड़ और तीसरे नंबर की थी कुड़प्पा। तो 3 ही चट्टानें ऐसी है जिसमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि देखो मछली और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ एक बस ध्यान रखना है कि गोंडवाना जो समूह की चट्टान है, जो 98% कोयला है इन्हीं चट्टानों से मिलता है, 98%। अब देखो कोयले के निर्माण के क्रम को अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, जैसे वनस्पतियां हैं और वनस्पति, वहाँ की वनस्पति के साथ मिट्टी भी अगर जमीन के अंदर चली गई और उसे जो है ना बहुत भारी वजन से दबा दिया गया, जैसे कोई चट्टान जमीन के अंदर समा गई, और समाने से क्या होगा, तो वे लंबे वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक दबी रही, तो दबने से कोयले का निर्माण होगा, और ज़्यादा और लंबे समय तक दबी रही तो पेट्रोल का निर्माण होगा। आप इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब ये वाली जो बेल्ट, मतलब हम इसको बोलते हैं भारतीय प्लेट, और यूरेशियाई प्लेट से जब ये टकराई
तो ये वाला एरिया पहले टकराया, ये वाला जो झोल है ये यहाँ पे पानी भरा हुआ था, जल था, और जब ये वाला यहाँ से ये वाली मतलब जो है ना टक्कर के बाद ये मिट्टी जब यहाँ पे अवसाद इस झोल में, इस गड्ढे में गिरना शुरू हुए तो क्या होगा, ये वनस्पतियां भी इसके साथ दब जाएंगी, और वनस्पतियां लाखों करोड़ों वर्षों तक जब दबी रहती हैं तो वे जीवाश्मों के रूप में बदल जाती हैं, और जो कोयला है वह इसी में गोंडवाना की चट्टानों में देखने को मिलता है। और इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया इसके लिए ज़्यादा फेमस है, ये वाला एरिया, और यहीं पर अवसादों का जमाव हुआ था। जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तो सारे के सारे अवसाद यहीं पर झोल में दबे थे लंबे समय तक, तो अब वे कोयले के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। कार्बोनी, अच्छा मैंने ये बता दिया, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया जो लिखा हुआ है कि कार्बोनिफेरस युग में विवर्तनिक हलचल से कोयले का जो निर्माण है वो हुआ था, ये मैंने बता दिया। फिर जब हम बात करते हैं ना तो उत्तर की ओर जब हम चलेंगे तो कोयला हमें ज़्यादा मिलेगा। देखो जब हम ना भारतीय प्लेट की बात करते हैं तो ये वाला एरिया जब गया था ऊपर की ओर तो कोयला आपको इस वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए देखने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर की ओर जाओगे तो कोयला मिलेगा, दक्षिण की ओर जाओगे तो कोयला नहीं मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि इसी वाले एरिया में वनस्पतियां दबी थी लंबे समय तक, और इसी वनस्पति के द्वारा कोयले का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना का क्या महत्व है आप समझ गए, गोंडवाना में ही आपको कोयला देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका विस्तार मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है। फिर जब हम दक्खन ट्रैप की बात करते हैं, दक्खन ट्रैप, अब देखो ये ना दक्खन ट्रैप का मतलब ये है दक्षिण भारत, और ये है दक्खन, ये वाला दक्खन ट्रैप। इस वाले एरिया में क्या हुआ, जब भारतीय प्लेट गुजर रही थी लंबे समय तक तो मतलब जो ज्योग्राफर हैं उनके अनुसार उनका कहना ये है कि ये कुछ ऐसे एरिया से गुजरी जहां पर जो है मतलब लावा का उद्गार हो रहा था, मतलब पृथ्वी के अंदर का जो लावा है उसने जो है दरारी उद्गार किया। अब देखो जैसे ये गुजर रही थी उस दरारी उद्गार से तो उसने यहाँ पे लावा निकला, इस वाले पॉइंट पर लावा निकला, फिर इस वाले पॉइंट पर लावा निकला, फिर इस वाले पॉइंट पर, फिर इस वाले, तो सीढ़ी नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब लावा के शीतलीकरण एवं दरारी उद्गार से इस चट्टान का निर्माण हुआ है, और इसी को हम कहते हैं दक्खन ट्रैप। तो प्रायद्वीपीय भारत में मीसोजोइक युग के अंत में दरारी उद्गार हुआ था, ये बात ध्यान रखना है, ये युग भी इंपॉर्टेंट है। मीसोजोइक युग में दरारी उद्गार से मतलब दरार से लावा बाहर निकला था, और वो सीढ़ी नुमा संरचना मतलब पहले यहाँ निकला, फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ निकला, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे, ये आपको सीढ़ी नुमा संरचना देखने को मिलेगी। लावा के शीतलीकरण एवं जमाव से बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों का निर्माण इसमें देखने को मिलेगा। देखो बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं वे लावा के शीतलीकरण से ही निर्मित होती हैं, तो लावा का जैसे ही शीतलीकरण होगा तो बेसाल्ट चट्टानों का और डोलोराइट चट्टानों का निर्माण होगा। और फिर ये जो चट्टानें हैं बेसाल्ट और डोलोराइट की चट्टानें जब घिसेंगी मतलब इनका अपक्षय और अपर्दन होगा तो उससे काली मृदा का निर्माण होगा। और काली मृदा की एक खास बात यह है कि इसमें आप कपास बहुत अच्छी से उगा सकते हैं, अंगूर उगा सकते हैं और केला उगा सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में कपास, भाई महाराष्ट्र में कपास बहुत उगाया जाता है, केला, अंगूर की खेती आपको देखने को मिलती है। तो इस मिट्टी का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, और काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत बार आते हैं। और काली मिट्टी का जो विस्तार है 50,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, 50,000 किलोमीटर स्क्वायर, और महाराष्ट्र में इसका विस्तार सर्वाधिक है। गुजरात में भी ये पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी ये है, और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। आज की जो क्लास है हमने लगभग सभी चट्टानें पूरी पढ़ ली हैं। पढ़ा तो मैं ये भी देता तृतीय युगीन चट्टान और चतुर्थ युगीन चट्टान, लेकिन अभी क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं यहाँ भारत का जो ज्योग्राफी है या इंडियन ज्योग्राफी हम जिसको कहते हैं इसे कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।